जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के पास बड़ी नौसैनिक ताकत और मरीन तैनात किए हैं। यह क्षेत्र बहुत तेजी से गर्म हो रहा है और ज्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे पास यूएसएस लेक एरी गाइडेड मिसाइल क्रूजर है, हमारे पास यूएसएस सैमसन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यूएसएस ग्रेवली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यूएसएस जेसन डनहम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और यूएसएस न्यूपोर्ट न्यूज है, फास्ट अटैक सबमरीन। इसके अलावा हमारे पास कई ड्रोन और अधिक एयर एसेट्स और कोस्ट गार्ड से अन्य संसाधन भी हैं और न भूलें लगभग 3000 मरीन भी हैं। अब मादुरो इन तैयारियों का इस्तेमाल वेनेजुएला के समर्थकों को भड़काने में कर रहे हैं, जैसा आपने इंट्रो में देखा। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अमेरिका इस क्षेत्र में इतनी ताकत क्यों लगा रहा है, और इसके पीछे की वजह बहुत ही साधारण है। मादुरो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में से एक है और ये ड्रग्स अमेरिका और यूरोप में जा रही है। इसलिए मैं इसके बारे में जानने के लिए मैंने तय किया कि मैं ऐसे व्यक्ति से बात करूंगा जो वेनेजुएला के बारे में हमसे ज्यादा जानता है। मेरे सवाल साधारण थे, वेनेजुएला ये कब से कर रहा है और क्या वे रुकेंगे? आइए अब वह बातचीत सुनते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पद संभालने के बाद से मादुरो शासन पर दबाव बनाया है। यह सिर्फ युद्धपोतों तक सीमित नहीं है, उन्होंने वेनेजुएला पर प्रतिबंध भी बढ़ाए हैं। इसके अलावा उन्होंने मादुरो के सिर पर $50 मिलियन का इनाम भी रखा है। तो मादुरो इस सब पे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनकी सरकार कितनी कमजोर है? हाँ, मेरा मतलब है मादुरो और वेनेजुएला की सरकार की दबाव का सामना करने की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए, है ना? चावेस 26 सालों से सत्ता में है। इसके पीछे एक वजह है, उन्होंने एक ऐसा तानाशाही राज्य बनाया है जो समाज के हर पहलू, हर हिस्से को नियंत्रित करता है। हम मादुरो की बात कर रहे हैं बेरा, जिन्होंने 2013 में सत्ता संभाली। चावेज भी तानाशाह थे। यह जरूरी है, उन्होंने 1999 में सत्ता संभाली। उन्होंने एक चुनाव जीता और फिर एक शासन, एक सर्वसत्तावादी राज्य बनाया। उनके निधन के बाद मादुरो ने 2013 में सत्ता संभाली। उन्होंने 2014, 2017, 2019, 2024, 2025 के बड़े विरोधों से खुद को बचा लिया है। हमने भी विरोध प्रदर्शन देखे हैं। उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों और यहाँ तक कि सैन्य विद्रोहों से भी खुद को बचाए रखा है, खासकर 30 अप्रैल 2019 को। तो उन्होंने पिछले साल चुनाव चुरा लिया, जबकि उनके पास वेनेजुएला की केवल 30% आबादी का समर्थन था। लेकिन आज स्थिति थोड़ी अलग नजर आती है। ऐसा लगता है कि कम से कम यह दबाव एक ऐसा दबाव है जो मादुरो और वेनेजुएला ने पहले कभी नहीं देखा है। आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक्सियोस ने वास्तव में रिपोर्ट किया था कि हमने कभी नहीं देखा या अमेरिका कभी भी वेनेजुएला के साथ सीधे टकराव के इतना करीब नहीं रहा है। और निश्चित रूप से यह बहुत कुछ बताता है कि क्या चल रहा है। हम बात कर रहे हैं 3 विध्वंसक जहाजों, एक विमानवाहक पोत, एक परमाणु पनडुब्बी की, और वास्तव में इन उपकरणों को कार्टेल से लड़ने के लिए जुटाने में लगभग $13 अरब का खर्च आता है। तो क्या मादुरो शासन मजबूत है? हाँ, यह है। यह सेनाओं द्वारा नियंत्रित है। यह एक आर्को स्टेट है। वे अभी भी सत्ता में इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें वेनेजुएला के लोगों की सहमति मिली है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक सर्वसत्तावादी राज्य बना लिया है। अगर आप शासन के खिलाफ बोलें तो जेल या हत्या हो सकती है। वे सोशल मीडिया भी नियंत्रित करते हैं। अगर आप कुछ ऐसा ट्वीट करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आता तो वे आपके पीछे पड़ जाते हैं। सिर्फ यह बातचीत करना, जो बातचीत आप और मैं अभी कर रहे हैं। अगर हम वेनेजुएला में होते तो हम दोनों ही खतरे में होते। अगर मैं वेनेजुएला में होता तो मैं जेल में होता। लेकिन हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात कर सकते हैं। मेरा एक कजिन है जो जेल गया था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल सरकार बना दी। एक तानाशाही राज्य जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुमति नहीं देता, जो व्यक्तिगत आजादी की अनुमति नहीं देता और जो केवल बल के सहारे ही चलता है। तो पिछले कुछ दिनों में ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वे हैं कूटनीतिक प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध और राजनीतिक दबाव। लेकिन यहाँ तक कि सैन्य गतिविधियाँ भी इस संघर्ष में एक नया अध्याय हैं जो इतना खास है, जो इतना महत्वपूर्ण है। हमें समझना और महसूस करना होगा कि दुख की बात है, मादुरो शासन बहुत मजबूत है।
क्या वह आज 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले की तुलना में बेहतर सो रहा है? नहीं, वह नहीं सो रहा है। असल में अमेरिकी सरकार उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए $50 मिलियन का इनाम दे रही है। बिल्कुल, इससे मादुरो के आसपास के लोगों को उसे धोखा देने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और इससे वह सहज महसूस नहीं करता। लेकिन साथ ही हमें यह समझना होगा कि वेनेजुएला में आज़ादी पाना या शासन परिवर्तन की कोशिश करना आसान नहीं होगा। यह आसान नहीं होगा क्योंकि मादुरो ने वास्तव में अतीत में भी कई मुश्किल हालातों का सामना करना सीख लिया है। यह इतना कठिन तो नहीं, लेकिन फिर भी मुश्किल है। और हाँ, हम आपकी कहानी पर भी बात करेंगे क्योंकि लोकतंत्र में पले बढ़े इंसान के तौर पर आपके बारे में जो जानता हूँ वह चौंकाने वाला था। मुझे लगता है दर्शक इसे जानना चाहेंगे, लेकिन पहले आप बताएं मादुरो ने कितनी मुश्किलें झेली हैं। और 2019 में एक तख्ता पलट की कोशिश हुई थी और जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि वह सत्ता खोने के बहुत करीब थे। इस चैनल पर हम रूस, चीन और रूसी आक्रमण को फॉलो करते हैं। शायद मैं गलत हूं, आप सुधार सकते हैं। पुतिन ने 2019 में मादुरो को सत्ता में बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। अगर आपको जानकारी है, क्या आप दर्शकों से साझा करेंगे? अब जवाब में जाने से पहले सभी को एक छोटी सी याद दिला दूं कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। जैसे जैसे चैनल बढ़ता है, ये हमारे लिए ऐसे और विशेषज्ञ मेहमानों को लाना संभव बनाता है ताकि आप सभी को सबसे सटीक जानकारी मिल सके। अब चलिए जवाब पर आते हैं। हाँ बिल्कुल, रूस है, आप जानते हैं। यह मजेदार है क्योंकि वामपंथी और यहाँ तक कि कुछ दक्षिणपंथी लोग भी अमेरिका के हस्तक्षेप के बहुत खिलाफ हैं। इसका जो भी मतलब हो, क्योंकि यह एक ही समय में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। इस पर निर्भर करता है कि उस बयान की आलोचना या समर्थन कौन कर रहा है। वे हमेशा कहते हैं वेनेजुएला को छोड़ दो। अमेरिका हमेशा इन देशों में हस्तक्षेप करता है, लेकिन वे कभी चीनी हस्तक्षेप के बारे में बात नहीं करते, वे कभी रूसी हस्तक्षेप के बारे में बात नहीं करते, जो कि निश्चित रूप से उन शासन व्यवस्थाओं की प्रकृति के कारण बहुत खतरनाक है। सिर्फ दक्षिण अमेरिका के लिए नहीं, सिर्फ वेनेजुएला जैसे देशों के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए भी। कल्पना कीजिए कि अमेरिका के लिए कितना खतरनाक है कि उसके पास एक ऐसा देश हो जो तानाशाही हो, जो एक आर्को स्टेट हो और जिसके पास रूसी खुफिया एजेंसी हो। फ्लोरिडा से 3000 मील दूर, आपके बिल्कुल पास, समझे? तो हाँ, रूस वेनेजुएला में गहराई से शामिल है, ईरान भी है, चीन भी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दुश्मन मादुरो शासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। किस तरह से? कम कम रूस के साथ। खैर, रूसी कंपनियों ने वेनेजुएला और तेल में निवेश किया है। वेनेजुएला ने रूस से सैन्य उपकरण प्राप्त किए हैं। वेनेजुएला ने पिछले 2 दशकों में रूसी खुफिया और रणनीतिक खुफिया जानकारी प्राप्त की है। तो हम वेनेजुएला में रूस की वास्तविक दखलंदाजी की बात कर रहे हैं, जिसकी जाहिर है बुरी मंशा है। सिर्फ इसी साल मई 2025 में रूस और वेनेजुएला ने एक साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो यह पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर पूर्वी यूरोप में जो संघर्ष चल रहा है उसके लिए, कि अमेरिका यह समझे कि यह हमारा प्रभाव क्षेत्र है। अमेरिका को रूस को वेनेजुएला में हस्तक्षेप और वहां शक्ति रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह सिर्फ रूस की ही नहीं, जैसा मैंने बताया, इसमें चीन जैसे देश भी शामिल हैं। चीन ने भी ऐसा किया है। पिछले कुछ वर्षों में वेनेजुएला को $60 अरब से अधिक उधार दिया है और वेनेजुएला जो पैसा चीन को लौटाता है वह नकद या असली पैसे के रूप में नहीं, बल्कि तेल के रूप में देता है। तो सोचिए वेनेजुएला रूस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर हम चाहते हैं कि अमेरिका और मजबूत हो, अगर हम वास्तव में पश्चिमी मूल्यों में विश्वास करते हैं, अगर हम यह समझते हैं कि भले ही हमारे पास एक परिपूर्ण व्यवस्था या सरकार नहीं है, फिर भी हम रूस की व्यवस्था या चीन जो प्रचारित करता है उससे कहीं बेहतर हैं, ये हमारे लिए भी समझना जरूरी है कि हमें इस क्षेत्र, इस इलाके में प्रभुत्व रखना चाहिए। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वे शायद अभी मुझे न्यूकॉन कहेंगे या यह कहेंगे कि मैं अमेरिका के हस्तक्षेप की मांग कर रहा हूं। मुझे लगता है कि वेनेजुएला में समाधान ढूंढना अमेरिका के हित में है। यह कोई आत्म बलिदान की बात नहीं है। अगर आप एक सुरक्षित संयुक्त राज्य अमेरिका चाहते हैं
अगर आप एक सुरक्षित पश्चिमी गोलार्ध चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक ऐसे शासन को निष्क्रिय करने की कोशिश करनी होगी जो अराजक राज्य है और आपके सबसे बड़े दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये समझ आता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं जानता हूं या नहीं। कुछ रिपोर्टें थी कि रूस वेनेजुएला को नया ऑरिशिंग मिसाइल दे सकता है, लेकिन लगता है ये सच नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई और जानकारी है कि क्या रूस वेनेजुएला को कोई अतिरिक्त समर्थन दे रहा है जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने पद संभाला है? हाँ, तो ये एक अफवाह है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी। आप जानते हैं, रूस सिर्फ अब पुतिन के तहत नहीं बल्कि सोवियत संघ के समय से ही हम जानते हैं कि उनके क्यूबा के साथ कैसे संबंध थे। वो वास्तव में बहुत खतरनाक हैं, लेकिन साथ ही बहुत चालाक भी हैं। असल में इसी वजह से वो खतरनाक हैं। वो समझते हैं कि इस दुनिया के इस हिस्से में, इस क्षेत्र में सहयोगी होने से क्या फायदा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है, और मुझे लगता है कि हमने या संयुक्त राज्य अमेरिका की दोनों पार्टियों ने कभी कभी जो गलती की है वो है उस प्रभाव को कम आंकना जो इसका हो सकता है। यह सिर्फ ड्रग्स के बारे में नहीं है, जबकि यह बड़ा हिस्सा है। यह सिर्फ त्रिनारागुआ जैसे आपराधिक संगठनों की बात नहीं है जो अमेरिका में हैं और अमेरिकी नागरिकों की हत्या कर चुके हैं। हम खुफिया जानकारी की भी बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि अगर भविष्य में कोई संघर्ष होता है तो वह आपसे 3000 मील दूर हो या सिर्फ 90 मील दूर हो। जब हम क्यूबा की बात करते हैं, जो आपके सबसे बड़े दुश्मनों का सहयोगी देश है, तो आप जानते हैं मेरे पास इसकी पुष्टि करने के लिए सही जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह निश्चित है। रूस ने वेनेजुएला को सैन्य उपकरण भेजे हैं, उन्होंने पैसे भी भेजे हैं। रूसी कंपनियां वेनेजुएला के तेल में शामिल हैं, उन्होंने खुफिया जानकारी में भी मदद की है। तो जब हम वेनेजुएला और उसकी आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो हम अमेरिकी हितों की भी बात करते हैं, अपने बड़े दुश्मनों को क्षेत्र से बाहर रखने की कोशिश करने के लिए। बिल्कुल, कई लोग भूल जाते हैं कि प्यूर्टो रिको एक अमेरिकी क्षेत्र से ही युद्धपोत वेनेजुएला गए थे। वे भी तट पर गए, वे प्यूर्टो रिको से थे। हमारा वहां बेस है, वही इलाका है जिसे कुछ महीने पहले मादुरो ने धमकी दी थी कि वह प्यूर्टो रिको पर हमला करेगा। हाँ, बिल्कुल सही। उसने कहा था कि वह ऐसा करना चाहता है। कितना पागलपन है ना? क्योंकि वह बहुत कुछ कहता है और दुनिया में इतनी घटनाएं होती हैं कि हम वह बात सच में भूल गए थे। लेकिन 2024 के चुनाव के ठीक बाद, जुलाई में, शायद अगस्त या सितंबर में था, उसने कहा कि वह ऐसा करना चाहता है, लेकिन आक्रमण शब्द नहीं बोला। उसने कहा कि वह प्यूर्टो रिको को अमेरिकी हस्तक्षेप से मुक्त करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि उस समय बाइडेन प्रशासन ने शायद उन बयानों को कम आंका था। लेकिन आप जानते हैं, वास्तव में हमें वेनेजुएला की सरकार को कम नहीं आंकना चाहिए। यह साबित हो चुका है कि लोग वेनेजुएला को देखकर सोचते हैं, वहां लोग भूखे और गरीब हैं तो सरकार भी गरीब होगी। असल में वे हमारे लिए खतरा नहीं है। वेनेजुएला के लोग भूखे हो सकते हैं, लेकिन सरकार के पास सबसे बड़ा तेल भंडार है। वे एक आर्को स्टेट भी हैं जिन्होंने सिर्फ पिछले साल, जैसा कि मैंने कहा, कोकीन और ड्रग तस्करी के जरिए $8 अरब कमाए। तो यह साबित हो चुका है, इसका अध्ययन और जांच भी हो चुकी है कि वेनेजुएला की सरकार ने दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियों का समर्थन किया है। वामपंथी, बहुत कट्टर वामपंथी राजनीतिक पार्टियां दुनिया भर में, जैसे स्पेन, कोलंबिया या मैक्सिको में। तो मुझे सच में लगता है, और असल में स्टेट डिपार्टमेंट भी इसकी जांच कर रहा है और वे भी इसकी पुष्टि करते हैं। मादुरो ने अपराधियों को अमेरिका भेजा। तो मादुरो ऐसा नहीं है कि मैं वेनेजुएला वासियों को मार रहा हूं या सत्ता का प्यासा हूं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। असल में ऐसा नहीं है। वेनेजुएला की सरकार की बहुत बड़ी मंशा है कि वह दूसरे देशों और दूसरों की राजनीतिक व्यवस्था को निशाना बनाए। वे निर्णायक बनने, बदलाव लाने या कम से कम उन क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हम मादुरो सरकार द्वारा नागरिकों के साथ किए व्यवहार की बात कर रहे हैं। आप भी वहीं पैदा हुए थे, है ना? आप उस देश में मेडिकल छात्र थे और डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे, जहां आपको एक दिलचस्प विकल्प मिला। वे नहीं चाहते थे कि आप हिप्पोक्रेटिक शपथ लें जैसी बाकी डॉक्टर लेते हैं। वे चाहते थे कि आप पार्टी जैसी शपथ लें। क्या आप वह कहानी साझा करेंगे? हाँ, मेरा जन्म और पालन पोषण वेनेजुएला में हुआ, इसलिए मेरी यही लहजा है।
मैं अमेरिका गया और बाद में अंग्रेजी सीखी, लेकिन मैं पहली बार अमेरिका सिर्फ छुट्टियों में आया था, सिर्फ छुट्टियों में, जब मैं 6 साल का था। वेनेजुएला में हालात पहले भी खराब थे, पर अब और बिगड़ गए हैं, और मेरे माता पिता ने कड़ी और ईमानदार मेहनत से, आप जानते हैं, मूल रूप से मेरे भाई और मुझे छुट्टी पर ले जाने का प्रबंध किया। वो हर बच्चे का सपना होता है। आप जानते हैं, हम ऑरलैंडो गए, मैंने डिज्नी देखा, वो शानदार था। मैं उस यात्रा का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वो मेरा अमेरिका में पहला अनुभव था। इससे मेरी जिंदगी बदल गई। मैं बच्चा था, राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे बस इतना पता था कि मैं कुछ असाधारण देख रहा हूं। मुझे पता था कि इस देश में कुछ खास है। आप जानते हैं, आज़ादी। शायद मुझे असली शब्द नहीं पता था, लेकिन लोग कुछ अलग कर रहे थे जो काम कर रहा था। तो मैं पागल सा हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका सफल क्यों है, वेनेजुएला सफल नहीं है? मैं चाहता हूं मेरा देश भी अमेरिका जैसा सफल हो। मैं कुछ करने की कोशिश करना चाहता हूं। तो जब मैं किशोर था, मैंने, आप जानते हैं, और ज्यादा पढ़ना शुरू किया। मैंने जो कुछ भी पा सकता था उस पर अपनी नजरें डाल दी। मैंने जॉन लॉक, मिल्टन फ्रीडमैन, आयन रैंड, मीजेस को पढ़ा। मैंने, आप जानते हैं, स्वतंत्रता के बारे में रूढ़िवादी लिबर्टेरियन विचारों का पता लगाया। मैंने स्वतंत्रता की घोषणा का विश्लेषण और अमेरिकी संविधान के बारे में अध्ययन पढ़े। मैं तब भी वेनेजुएला में ही था, सही। मैंने राजनीतिक सक्रियता का फैसला किया और कई काम किए जो आप सोच सकते हैं। मैंने राजनीतिक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। मैंने कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भाषण दिए। एक भाषण का नाम वास्तव में पूंजीवाद की रक्षा था, जिसमें मैं यह बताता था कि मुक्त बाजार के विचार क्यों काम करते हैं और यह कैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बेहतर बनाता है या बढ़ाता है। लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। तो उसी समय भले ही यह राजनीति से बहुत अलग चीज थी। मैं मेडिकल स्कूल में था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, और मैंने कुछ जोखिम उठाने से पहले प्रोफेसरों के साथ कुछ बहसें की थीं। हम सार्वजनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला में डॉक्टर बनने के लिए आपको यही करना होगा। आपको पब्लिक स्कूलों में ही जाना होगा। मेडिकल स्कूल के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। इसलिए मैंने पहले प्रोफेसरों के साथ बहस की थी। मुझे कुछ समस्याएं थीं क्योंकि मेरे विचार अलग थे और मैं खुलकर बोलता था, इसलिए मेरी बातें उन्हें पसंद नहीं थीं। लेकिन एक दिन मेरे कॉलेज में मेडिकल स्कूल के डायरेक्टर आए और उन्होंने एक भाषण दिया। वह राजनीति पर बोलते हुए सरकार और समाजवादी विचारों का समर्थन कर रहे थे, और उसी समय उन्होंने कहा कि जब हम ग्रेजुएट होंगे तो वह इसे बदलना चाहते हैं। वह उस शपथ को बदलना चाहते हैं जो डॉक्टरों को लेनी होती है। और उन्होंने कहा कि वह वास्तव में उस पर काम करने वाले हैं, क्योंकि वह छात्रों से बात कर रहे थे, हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, आप लोगों को हिप्पोक्रेटिक शपथ की जगह समाजवादी शपथ लेनी चाहिए। और जाहिर है, मैंने हाथ उठाया। मैंने उनसे बहस की। मैंने कहा कि यह एक भयानक और खराब विचार है। असल में जो क्लासरूम इतना बुरा और खराब दिखता है, वो वेनेजुएला की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की वजह से है। यह कि आप खुलकर नहीं बोल सकते। अभी डॉक्टरों को सिर्फ उस संकट के स्तर की रिपोर्टिंग करने के लिए जेल भेजा जा रहा है जिसका वे सामना कर रहे हैं। जब बच्चे भूख से मर रहे हैं तो मैंने उनसे बहस करना और राजनीति के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने तुरंत मुझे रोककर कहा, तुम कॉलेज से निष्कासित हो। तो वह मुझे अपने ऑफिस ले गए, जहां उन्होंने कहा, यह एक समाजवादी है चाविस्ता यूनिवर्सिटी में। अगर पसंद नहीं है तो हार्वर्ड चले जाओ। वह मुझसे पूरी तरह व्यंग्य कर रहे थे, और उन्होंने सच में नेशनल गार्ड को मेरे पीछे भेज दिया। अगर मैं उनके ऑफिस से नहीं जाता तो उन्होंने नेशनल गार्ड बुलाने की धमकी दी। इसलिए मैं वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद मेरा मामला वायरल हो गया क्योंकि छात्र बात कर रहे थे। और मारिया कोरिना मछाडो, मुझे नहीं पता कि आप या आपके दर्शक उन्हें जानते हैं, लेकिन वह वेनेजुएला विपक्ष की नेता हैं। मैं वेनेजुएला में उनके साथ काम करता था। उन्होंने मेरे मामले की एक तस्वीर पोस्ट कर उस पर बात की, तो मेरा मामला बहुत बुरी तरह से वायरल हो गया और सरकार ने इसके बारे में बात की। असल में उन्होंने कांग्रेस में भी इसका जिक्र किया और कहा, हाँ, हमने फ्रैंकलिन कैमर्गो को निष्कासित कर दिया, लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह एक आतंकवादी है। हमने ऐसा किया क्योंकि वह कक्षा में आग लगाना चाहता था।
वह हमारे प्रोफेसरों और छात्रों पर हमला करना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि मैंने, आप जानते हैं, समाजवादी शपथ लेने के विचार पर बहस की थी। तो आप जानते हैं, बहुत कठिन समय थे। मुझे अहम लोगों से सलाह मिली थी कि मैं जल्दी देश छोड़ दूं, क्योंकि मुझे हिरासत में लिया जा सकता है। असल में मेरे चचेरे भाई को राजनीतिक कारणों से 3 साल तक जेल में रहना पड़ा था, तो मैं संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया। आप जानते हैं, तो यह एक बहुत ही पागलपन भरी कहानी थी, लेकिन यह वेनेजुएला में सबसे बुरी स्थिति के करीब भी नहीं है। असल में मेरी कहानी का तो सुखद अंत हुआ। वेनेजुएला वासी इस समय एक असली, बहुत ही खतरनाक राक्षस से जूझ रहे हैं। एक ऐसी सरकार जो आपके पीछे पड़ जाती है। अगर आप एक टी शर्ट बनाते हैं और उसे बेचने की कोशिश करते हैं जिसमें सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक संदेश हो। एक ऐसी सरकार जो आपके पीछे पड़ जाती है। अगर आप मादुरो के बारे में मजाक करने वाला कोई मीम ट्वीट करते हैं, तो हम एक असली तानाशाही सरकार से निपट रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि अमेरिका को इस शासन को रोकने में अहम भूमिका निभानी चाहिए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश जहां मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा वो आज़ाद रहे। सिर्फ इसी वजह से नहीं कह रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे अमेरिका से गहरा प्यार है। मैंने यहाँ की संस्कृति और व्यवस्था अपनाई है। और सच कहूं तो मेरी निष्ठा इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति है, जिसने मेरे लिए अपने दरवाजे खोले और मुझे आज़ादी दी, है ना? और यही वजह है कि मैं वास्तव में मादुरो शासन पर अधिकतम दबाव का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे अमेरिका को फायदा होगा। अगर वेनेजुएला में शासन बदलता है या स्वतंत्रता आती है तो अमेरिकी लोगों का जीवन बेहतर होगा। मैं सच में पूरी तरह से इस पर विश्वास करता हूं। खैर, हमें खुशी है कि आप सुरक्षित हैं और वेनेजुएला शासन के खिलाफ बोल रहे हैं। मुझे पता है आप न्यूयॉर्क मेयर चुनाव पर बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता मैं इसे सही कह रहा हूं या नहीं। और आप डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों में से एक सोरेन मंडानी को देख रहे हैं और आपको लगता है कि उनकी कुछ नीतियां, जैसे कि वो जो सरकारी सुपरमार्केट चलाना चाहते हैं, सही नहीं हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं और दर्शकों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? हाँ, जोरा मंडानी, उसने न्यूयॉर्क सिटी में प्राइमरी जीत ली है, तो उसके अगले मेयर बनने की बहुत संभावना है। अब मुझे इसकी शुरुआत करने दीजिए। वह शायद न्यूयॉर्क को पूरी तरह से नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम एक बहुत ही प्रतिष्ठित शहर की बात कर रहे हैं। वह देश नष्ट नहीं करेगा क्योंकि वह केवल मेजर बनने वाला है। उसकी शक्ति सीमित होगी। हालांकि उसके व्यक्तित्व में असली खतरा सिर्फ यही नहीं कि वह समस्याएं पैदा करेगा या न्यूयॉर्क वासियों की जीवन गुणवत्ता घटाएगा, लेकिन वह एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन बना रहा है और खड़ा कर चुका है जो सबसे खतरनाक अमेरिका विरोधी और अनैतिक विचारों को सामान्य बना रहा है, जैसा आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो वह इस बारे में बात कर रहा है। उसने यहाँ तक कि उत्पादन के साधनों को जब्त करने, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में भी बात की है। चावेज ने वेनेजुएला में इस पर बात की और ऐसा भी किया। यह बहुत खतरनाक है। यह पूरी तरह से तानाशाही है। यह संपत्ति के अधिकारों के खिलाफ है और यह काम नहीं करता। यह समृद्धि नहीं लाता। वह किराया नियंत्रण को स्थिर करने की बात कर रहा है। वह कीमतों को नियंत्रित करना चाहता है। कीमतें कम करने के लिए ज्यादा निर्माण करें, वह काम नहीं करता। निजी कंपनियों और कॉरपोरेशनों को ज्यादा निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। यह आपूर्ति और मांग से मदद करता है, जिससे लोग घर खरीद सकते हैं। आपको महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। अधिक खर्च करके अधिक उत्पादन करके, कम खर्च करके अधिक उत्पादन करके। तो यही नीतियां हैं जो आपको अपनानी चाहिए। लेकिन वह वादा कर रहे हैं कि फ्रीजिंग, किराए की कीमतें जो निर्माण उद्योग को बर्बाद कर देंगी, और यही वेनेजुएला में भी हुआ था। वह सार्वजनिक आवास बनाना चाहता है। आप नहीं चाहेंगे कि सरकार घर बनाए। यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह निजी संस्थाओं के लिए आवास बनाना आसान बनाए। जब सरकार घर बनाती है तो गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। वे बहुत पैसा खर्च करेंगे और घर तभी देंगे जब आप सरकार का समर्थन करेंगे। ऐसा वेनेजुएला में भी हुआ। तो सरकार एक डीएमवी भी ठीक से नहीं चला सकती। आप सरकार से किराने की दुकान क्यों चलवाना चाहेंगे? यह भी एक बहुत ही खतरनाक विचार है। हम हमेशा कहते हैं कि वामपंथी हों या दक्षिणपंथी, हमें राजनेताओं और सरकार पर भरोसा नहीं है। वे भ्रष्ट हैं, वे जनता के लिए नहीं हैं। ठीक है, तो फिर आप राजनेताओं को आपको खिलाने की ताकत क्यों देना चाहते हैं?
आप राजनेताओं को आवाज देने की ताकत क्यों देना चाहते हैं? अगर आप सच में अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं तो आप ऐसी सरकार चाहेंगे जो जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी हो, और वही माहौल बनाता है जो आपको अपनी चीजों के लिए काम करने की आजादी देता है। तो क्या मंडानी समाजवादी हैं? हाँ, वो हैं। वो समाजवादी नीतियां प्रस्तावित कर रहे हैं। क्या वो वही चीजें प्रस्तावित कर रहे हैं जो वेनेजुएला में लागू की गई थीं? हाँ, वो कर रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला एक तानाशाही सरकार है जो बहुत नैतिक है, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं। इसका कारण सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का न होना नहीं है। मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पसंद है। यह स्वतंत्र समाज के लिए जरूरी है। अर्थव्यवस्था जैसी भी हो, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन बच्चों के भूखे मरने का कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कमी नहीं है। यह अवसरों की कमी की वजह से है, यह महंगाई की वजह से है, यह खाने की कमी की वजह से है, यह कमी की वजह से है, और यह सब समाजवादी नीतियों के कारण हुआ है। और मैं यह कह रहा हूं और यह अंतर बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी लोग बस मान लेते हैं कि हाँ, जो भी चीज बर्बाद होती है वो बस, आप जानते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कमी की वजह से होती है। नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शायद सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन वेनेजुएला में वास्तव में समाजवादी नीतियां लागू की गई थीं। और एक और बात मंडानी ने कही है, अमीरों और अरबपतियों पर टैक्स लगाना चाहिए और अरबपति होना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं। शायद आप युवा हैं और अभी घर नहीं खरीद सकते, आप पर स्टूडेंट लोन है और आप भविष्य को लेकर निराश महसूस करते हैं, और आपके पास भविष्य को लेकर निराश महसूस करने के कारण भी हैं। लेकिन चीजें सही दिशा में नहीं जा रही हैं। इसका कारण फ्री मार्केट्स की कमी नहीं है। माफ कीजिए, इसका कारण न तो फ्री मार्केट्स ज्यादा हैं और न ही छोटी सरकार। नहीं, असल में हुआ यह है कि सालों में संयुक्त राज्य अमेरिका और खास तौर पर न्यूयॉर्क ने एक बहुत बड़ा वेलफेयर स्टेट बना लिया है। इससे चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। साथ ही टैक्स कोड निवेश में वैल्यू बनाना भी कठिन बना देता है। और वहाँ इतना रेगुलेटेड सिस्टम है जहाँ सरकार इतनी बड़ी है कि वो सबके लिए चीजें और मुश्किल बना रही हो। खुश तो वो कह रहे हैं कि अरबपति नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है। अगर आप आज या अरबपतियों से सारी संपत्ति ले लें, आप उससे सिर्फ अमेरिका के संघीय बजट को 1 साल से भी कम समय के लिए चला पाएंगे। ये सुनने में अच्छा लगता है कि अरबपति नहीं होने चाहिए। ये आपकी जिंदगी को बेहतर बना देगा, लेकिन असल में ये आपकी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाएगा। तो हाँ, मंडानी एक समाजवादी हैं। वो वही नीतियां बढ़ावा दे रहे हैं जो चावेज बढ़ावा दे रहे हैं। हो सकता है वो एनार्को ना हो सकता है वो एनार्को ना हो। जरूरी नहीं कि वो कोई सुपर टोटलिटेरियन राज्य बनाए। हालांकि उनकी नीतियां निश्चित रूप से न्यूयॉर्क सिटी की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगी। शायद वो न कर पाएं क्योंकि उनकी शक्ति सीमित होगी, लेकिन तथ्य यह है कि वह एक राजनीतिक आंदोलन बना रहे हैं जो कहता है कि यह ठीक है, अरबपति नहीं होने चाहिए। हमें उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, हमें व्यवसायों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, हमें किराए की कीमतों को स्थिर करना चाहिए। यह तथ्य अपने आप में बहुत खतरनाक है और हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। क्योंकि यह सिर्फ वेनेजुएला नहीं, पूर्वी जर्मनी, माओ का चीन, क्यूबा और उत्तर कोरिया भी था। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाएं समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं से प्रति व्यक्ति जीडीपी में 10 गुना अधिक समृद्ध हैं। वेनेजुएला 1950 के दशक में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब यह पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़े शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है। तो हमें जो करना चाहिए वह है स्वतंत्रता को अपनाना। हमें अमेरिकी मूल्यों को अपनाना चाहिए, हमें पूंजीवाद को अपनाना चाहिए, हमें मुक्त बाजार और स्वतंत्र उद्यम को अपनाना चाहिए। हमें उन सामूहिक समाजवादी विचारों के खिलाफ लड़ना होगा जो अमेरिका और हमारी स्वतंत्रताओं को खत्म करना चाहते हैं। समाजवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ जाता है क्योंकि यह एक सिद्धांत है, यह एक राजनीतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता से ऊपर समानता को प्राथमिकता देता है। और आप जानते हैं, आप और मैं सैम, हम अलग हैं। आप जानते हैं, हमारी पृष्ठभूमि अलग है, हमारे सपने अलग हैं। हम कुछ बातों पर असहमत होंगे और अलग फैसले लेंगे जो ठीक है। अगर हम अलग हैं और हमारे पास आज़ादी है तो हमारे नतीजे भी अलग होंगे और यह ठीक है। अलग अलग नतीजे बुरे नहीं, बुरी है गरीबी। गरीबी से लड़ने के लिए आज़ादी चाहिए। आपको पूंजीवाद चाहिए क्योंकि बिल्कुल, कई लोग जो टेक्सास या पोर्टो के लिए नहीं हैं, खासकर वे जो टेक्सास से हैं।
ऑस्टिन या पिछले साल देखें, वहां किराए 20% घटे हैं। सरकार के इमारतों और कंडों को मंजूरी देने से सप्लाई बढ़ी और कीमतें कम हुई हैं। यहाँ ह्यूस्टन में भी हो रहा है, हालांकि ऑस्टिन होडो नहीं। हाँ, सप्लाई। मांग, सप्लाई और डिमांड, यह बहुत बेसिक है। असल में यह जितना लोग सोचते हैं उससे भी ज्यादा बेसिक और आसान है। बिल्कुल, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं आपकी दयालुता के लिए। आपके पास जो भी जानकारी है उसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके ट्विटर का लिंक नीचे डाल दूंगा। क्या कोई और लिंक है जिससे दर्शक आपको खोज सकें? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं वहाँ बहुत एक्टिव हूँ। धन्यवाद सैम, मुझे खुशी हुई। और आशा करता हूं कि आपका दिन अच्छा रहे। आपका भी धन्यवाद। अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एआई सब कुछ बदल रहा है, नौकरियां, उद्योग, शिक्षा, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था भी, तो आप अकेले नहीं हैं। रटगर्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 7 अमेरिकी कर्मचारी एआई के उपयोग को लेकर नियोक्ताओं से चिंतित हैं। 10 में से 3 लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी नौकरी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी इस भावना से सहमत हैं। अध्ययनों के अनुसार 2030 तक 30% नौकरियां एआई से स्वचालित होंगी और 44% कर्मचारियों की जगह ले ली जाएगी। इसीलिए अगर आप शिकार बनने से बचना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा। इसी वजह से मैंने हाल ही में एक YouTube वीडियो बनाया है जो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इसे विस्तार से समझाता है, और लोग सिर्फ इनके बचने के लिए नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति से फायदा उठाने के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं। ये कोडर बनने या अगला चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर बनाने के बारे में नहीं है। यह समझने के बारे में है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित हो रहा है, असली ताकत कहाँ है और आम लोग इसका इस्तेमाल करके अभी एक सुरक्षित करियर बना रहे हैं। अगर आप भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं या विकल्प जानना चाहते हैं तो YouTube पर वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन लिंक या स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें।